हेलो नमस्कार साथियों, आपके अपने परिवार शिक्षा 24/7 में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। देखिएगा दोस्तों, हम लेखपाल भर्ती परीक्षा की एक श्रृंखला चला रहे हैं दोस्तों, जिसमें हम लेखपाल से संबंधित जितने भी पिछली सालों में प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हुए हैं वो हम सॉल्यूशन करा रहे हैं दोस्तों। देखिएगा, हमने इस सीरीज को 4 खंडों में बांटा है, 4 कड़ी में बांटा है। इसमें जो जिसने 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं लेखपाल परीक्षा में, उन 4 सब्जेक्ट के आधार पर हमने इनको 4 खंडों में बांटा है और 4 प्लेलिस्ट हमने आपको उपलब्ध कराई है दोस्तों, जैसे हिंदी, गणित, सामान्य जानकारी और ग्रामीण परिवेश, जो लेखपाल में 4 सब्जेक्ट से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आपको देखिएगा, आपको दोस्तों चारों प्लेलिस्ट चारों सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगी दोस्तों, और सारे प्रीवियस हमने उसमें कराए हैं। हिंदी का हम करा चुके हैं दोस्तों। देखिएगा, हम कौन कौन सा अभी तक पेपर करा चुके हैं हिंदी का। ये 2015 में प्रथम पाली का राजस्व लेखपाल, द्वितीय पाली राजस्व लेखपाल 2015, प्रथम पाली चकबंदी, द्वितीय पाली चकबंदी लेखपाल परीक्षा, ये भी 2015 का हम करा चुके हैं। जिलेवार 2008 में चकबंदी का, और 2008 में सेकंड पाली और फर्स्ट पाली जिलेवार चकबंदी परीक्षा, ये सारे दोस्तों हिंदी के हम करा चुके हैं। हिंदी का हम पूरा सॉल्यूशन करा चुके हैं दोस्तों, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। और देखिएगा, हमारी दूसरी कड़ी में चल रहा है सामान्य जानकारी के जितने भी लेखपाल के पेपर हुए थे वो हम करा रहे हैं दोस्तों। इसके भी देखिएगा हम कौन कौन से पेपर करा चुके हैं अभी तक। देखिएगा, हम राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2015 का प्रथम पाली का करा चुके हैं। राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2015 द्वितीय पाली का भी दोस्तों हम करा चुके हैं। आज दोस्तों हम चकबंदी लेखपाल भर्ती परीक्षा 2015 यानी कि ये प्रथम पाली का पेपर आज हम सॉल्यूशन कराएंगे दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों देखिएगा, आपको प्रीवियस पेपर लगाना बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आगे भी दोस्तों हम इन सब पे वीडियो बनाएंगे। आप आगे भी ये सारे क्रम बाय क्रम हम करते चले जाएंगे दोस्तों, ठीक है। दोस्तों देखिएगा, हमने आपको प्लेलिस्ट में सारी क्लासेज उपलब्ध करा दी हैं। एक बार जाकर के प्लेलिस्ट में सारी वीडियो देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगी और आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिएगा दोस्तों, देखिएगा दोस्तों, चकबंदी लेखपाल भर्ती परीक्षा प्रथम पाली का पेपर, जो इसकी परीक्षा तिथि थी दोस्तों 8 नवंबर 2015, ठीक है। सामान्य जानकारी दोस्तों, इसमें कितने प्रश्न पूछे गए थे? 40 प्रश्न। सामान्य जानकारी के दोस्तों 40 प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। चलिएगा, देखेंगे हमारा क्या प्रश्न पूछे गए थे। देखिएगा दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, देखिएगा क्या है। एडमिरल कप किससे संबंधित है दोस्तों? बताइएगा, एडमिरल कप किससे संबंधित है? बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा? मुक्केबाजी, स्क्वैश, बिलियर्ड्स, नौकायान। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। देखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। देखिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, एडमिरल कप नौकायान खेल से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। जबकि देखिएगा, प्रेसिडेंस कप, मेयर्स कप, ये सब किससे हैं? मुक्केबाजी से। देखिएगा, दो कप हम बता देते हैं। प्रेसिडेंट्स, ठीक है। और एक और कप है दोस्तों, कौन सा है? देखिएगा, मेयर्स कप, ठीक है दोस्तों। ये किससे संबंधित है? मुक्केबाजी से, ठीक है दोस्तों। देखिएगा, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2। देखिएगा, प्रश्न नंबर 2 क्या है? देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर दूसरा क्या है? भारत का कौन राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया? ठीक है दोस्तों, भारत के कौन से राष्ट्रपति थे जो निर्वाचित किए गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, KR नारायण, एन संजीवा रेड्डी, ठीक है दोस्तों। देखिएगा, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, बता दूं मैं आपको, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। एस संजीव रेड्डी निर्वोध चुने गए राष्ट्रपति थे। देखिए दोस्तों, नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो एक बार चुनाव में पराजित हुए, बस एक बार पराजित हुए, और दूसरी बार निर्विरोध निर्वाचित हुए, जिनका कार्यकाल दोस्तों 25 जुलाई 1977 से दोस्तों 1977 से 25 जुलाई 1982, ठीक है दोस्तों, 1982 तक था। जो एन संजीवा रेड्डी 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1982 तक इनका कार्यकाल रहा, ठीक है दोस्तों। चलिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा क्या है, प्रश्न नंबर 3। देखिएगा क्या है, आवश्यकता विहीन सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री हैं। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिएगा, नीलकंठ रथ, प्रो जे के मेहता, BN गाडगिल या अमर्त्य सेन। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, बताइएगा क्या होगा? इसका होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, प्रो जे के मेहता, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों, बी। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री प्रो जे के मेहता हैं। जबकि कल्याणकारी अर्थशास्त्र यानी कि कल्याणकारी अर्थशास्त्र का सिद्धांत किसने दिया? क्या दोस्तों? कल्याणकारी अर्थशास्त्र का सिद्धांत दिया था दोस्तों अमर्त्य सेन ने, ठीक है दोस्तों। किसने दिया था? अमर्त्य सेन ने। दोस्तों देखिएगा, आगे भी हम आपको एक चीज बता दें कि देखिएगा, अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार भी मिला है, ठीक है दोस्तों। नोबेल पुरस्कार इनको मिला था 1998 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों, ध्यान देखिएगा, 1998 ईस्वी में इनको मिला था दोस्तों नोबेल पुरस्कार, ठीक है।
दोस्तों देखिएगा आगे प्रथम भारतीय, हम आगे आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता देते हैं। प्रथम भारतीय जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों, प्रथम भारतीय कौन है? प्रथम भारतीय दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ कौन है दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर। और दोस्तों नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है दोस्तों? देखिएगा 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। देखिएगा कौन कौन से हैं? अर्थशास्त्र का क्षेत्र में, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में, शांति विज्ञान के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और दोस्तों चिकित्सा के क्षेत्र में। ठीक है, कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में। ठीक है दोस्तों, चलिएगा अगला प्रश्न है, देखिएगा प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखिएगा क्या है दोस्तों? देखिएगा प्रश्न नंबर 4 क्या है? सूर्य का दीप्तमान अमुक जिसे हम देखते हैं दोस्तों, जिसे हम देखते हैं क्या कहलाता है? वर्णमंडल, वातावरण, प्रकाश मंडल, स्थन मंडल। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, प्रकाश मंडल। ठीक है दोस्तों, प्रकाश मंडल। देखिएगा दोस्तों सूर्य का दीप्तमान अमुक जिसे हम देखते हैं प्रकाश मंडल कहलाता है। ठीक है दोस्तों, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत हाइड्रोजन है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है दोस्तों? हाइड्रोजन। ध्यान रखना दोस्तों, जो सूर्य की ऊर्जा है, ठीक है, सूर्य की जो ऊर्जा है उसका स्रोत है हाइड्रोजन। ठीक है दोस्तों, देखिएगा सूर्य के प्रकाश की चाल कितनी है दोस्तों? देखिएगा चाल क्या है? 3 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर 8। क्या दोस्तों? 3 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है दोस्तों, सूर्य के प्रकाश की चाल 3 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों। इसमें और महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपको बता दें दोस्तों, देखिएगा आपको महत्वपूर्ण प्रश्न और बता देते हैं। इसी में देखिएगा सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट। 8 मिनट लगता है दोस्तों सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। ठीक है दोस्तों, और देखिएगा प्रकाश वर्ष मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है दोस्तों? प्रकाश वर्ष दूरी का। किसका? दूरी का। ठीक है दोस्तों, देखिएगा एक और क्वेश्चन देख लीजिएगा। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? सबसे नजदीक ग्रह दोस्तों क्या है? बुध। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है दोस्तों बुध। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 5 देखिएगा क्या है? नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? बताइएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइएगा। बेतवा, ताप्ती, महानदी, सोन नदी। दोस्तों बताइएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों सोन नदी। सोन नदी क्या हो गया? सोन नदी। डी इज द राइट आंसर, सोन नदी। नर्मदा के अतिरिक्त दूसरी सोन नदी अमरकंटक से निकलती है। ठीक है दोस्तों, देखिएगा नर्मदा के अतिरिक्त सोन नदी दूसरी नदी है जो अमरकंटक से निकलती है। यह नदी पटना के समीप गंगा में विलय हो जाती है। यह नदी जो सोन नदी है पटना बिहार के समीप किसमें विलय हो जाती है? गंगा नदी में। ठीक है दोस्तों, किसमें विलय हो जाती है? गंगा नदी में। इस नदी की कुल लंबाई है 480 किलोमीटर। इस नदी की जो सोन नदी है इसकी लंबाई है 480 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, जबकि नर्मदा की कुल लंबाई कितनी है? जो नर्मदा नदी है इसकी दोस्तों लंबाई है 1312 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, देखिएगा और आपको महत्वपूर्ण प्रश्न बता देते हैं नदियों से संबंध। देखिएगा दोस्तों, नदियों से संबंधित और भी प्रश्न आपको हम बता देते हैं कि यमुना की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं दोस्तों? देखिएगा चंबल, केन, बेतवा। चंबल, केन और बेतवा, ये दोस्तों चंबल, केन, बेतवा ये किसकी सहायक नदी हैं? यमुना नदी की। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा और भी एक हम महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बता दें ही, यमुना नदी किन शहरों से होकर निकलती है? ये यमुना नदी किन शहरों से होकर निकलती है? देखिएगा दोस्तों, दिल्ली, मथुरा और आगरा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा किन शहरों से निकलती है? दिल्ली, मथुरा, आगरा, इटावा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 6। देखिएगा क्या है? कब अग्नि ज्वलनशील हो पाती है? बताइएगा इसका राइट आंसर। हवा में ऑक्सीजन 30% से कम होने पर, हवा में ऑक्सीजन 25% से कम होने पर, हवा में ऑक्सीजन 20 से कम होने पर, 20% से कम होने पर, हवा में ऑक्सीजन 15% से कम होने पर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर। यानी कि हवा में ऑक्सीजन की मात्रा 15% से कम हो जाती है तो जो अग्नि है वो जल नहीं पाती। यानी कि कब अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाती, यानी कि अग्नि कब नहीं जलती? जब 15% से ऑक्सीजन कम हो जाए तो अग्नि नहीं जल पाती। देखिएगा दोस्तों, यदि हवा में ऑक्सीजन की मात्रा 15% से कम है तो अग्नि ज्वलनशील नहीं होगी। यदि हवा में ऑक्सीजन की मात्रा 30% से अधिक होती है तो अग्नि की ज्वलनशीलता बहुत ही तीव्र होगी। अगर दोस्तों ऑक्सीजन की मात्रा 30% से ऊपर है तो जो अग्नि की ज्वलनशील है सबसे तीव्र होगी। ठीक है दोस्तों, चलिएगा देखिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। देखिएगा प्रश्न नंबर 7 क्या है? प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, प्रश्न नंबर 7 है ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद की थी? दोस्तों बताइएगा, ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसी की मदद मांगी थी? ऑप्शन नंबर बताइए आंसर क्या होगा? संभाजी, शिवाजी, हैदर अली, टीपू सुल्तान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा टीपू सुल्तान। क्या? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, टीपू सुल्तान। ठीक है दोस्तों, देखिएगा
ध्यान दीजिएगा, ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी। उल्लेखनीय है कि टीपू ने कहा था कि मैं अंग्रेजों के स्थल समाधानों को तो समाप्त कर सकता हूं, परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता। ठीक है दोस्तों, चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। देखिएगा प्रश्न नंबर 8 क्या है। देखिएगा प्रश्न नंबर 8 क्या है। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है। दोस्तों बताइएगा, निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऊर्जा किसमें होती है। लाल प्रकाश, नीला प्रकाश, हरा प्रकाश, पीला प्रकाश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो गया, क्या हो गया, नीला प्रकाश, नीला प्रकाश। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, नीला प्रकाश। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, सर्वाधिक नीले रंग का प्रकाश, सर्वाधिक ऊर्जा नीले रंग के प्रकाश में होती है, जबकि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक एवं बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। देखिएगा दोस्तों, हम आगे बताते हैं आपको अगली स्लाइड पर। देखिएगा कि सर्वाधिक ऊर्जा दोस्तों किसमें होती है, नीले रंग में। ठीक है दोस्तों, सर्वाधिक ऊर्जा किसमें होती है, नीले रंग में, और सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य दोस्तों, तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य दोस्तों किसमें होता है, लाल रंग का। अधिक, सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य लाल रंग का होता है, सबसे कम किस रंग का तरंग दैर्घ्य होता है, बैंगनी। ठीक है दोस्तों, चलिएगा देखिएगा अगला प्रश्न क्या है हमारा, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 देखिएगा क्या है। प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ था। हजरतगंज लखनऊ, पार्क स्ट्रीट कोलकाता, लोकनाथ इलाहाबाद, लोखंडवाला मुंबई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कमेंट करके। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, लोकनाथ इलाहाबाद। कहाँ हुआ था, लोकनाथ इलाहाबाद। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिएगा दोस्तों, प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म स्थल लोकनाथ इलाहाबाद है, जबकि बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन का भी स्थान इलाहाबाद है। दोस्तों अमिताभ बच्चन का भी जो जन्म स्थान है वो इलाहाबाद है। विदित है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी जन्म इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है दोस्तों, 3 प्रसिद्ध आपको हम बता दिए व्यक्तित्व जो इलाहाबाद में जन्मे थे। प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का भी जन्म हुआ था इलाहाबाद में। जो फिल्म इंडस्ट्रीज के बॉलीवुड के सबसे महानायक एक्टर्स हैं, अमिताभ बच्चन का भी जन्म इलाहाबाद में हुआ था। और दोस्तों भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म भी इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिएगा अगला प्रश्न है। देखिएगा प्रश्न नंबर 10 क्या है। बधाई कौन सी विधा है, कौन सी विधा है। बुंदेलखंड का लोकगीत, बुंदेलखंड का लोक नृत्य, ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बुंदेलखंड का लोक संगीत। दोस्तों बधाई कौन सी विधा है, बुंदेलखंड का लोक संगीत। ठीक है, देखिएगा बधाई बुंदेलखंड का लोक संगीत है, जबकि दोस्तों देखिएगा आपको हम और नृत्य बता देते हैं कौन कौन से हैं। देखिएगा दोस्तों, चरकुला नृत्य कहाँ का है दोस्तों, ब्रज का, यानी कि मथुरा। ठीक है दोस्तों, मथुरा का है। और दोस्तों कथक कहाँ का है, कथक दोस्तों उत्तर प्रदेश, यूपी। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है, कर्नाटक का। ठीक है दोस्तों, कर्नाटक। ठीक है दोस्तों, और देखिएगा और बता देते हैं आपको, भारतनाट्यम तमिलनाडु। ठीक है दोस्तों, भारतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु। भरतनाट्यम तमिलनाडु। ठीक है दोस्तों, सतरिया असम का है, मोहिनीअट्टम कथकली केरल का है दोस्तों। ठीक है, चलिएगा दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। वर्ष 2014-15 में भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना था। दोस्तों बताइएगा कितना था। 265 बिलियन टन, 257 बिलियन टन, 255 बिलियन टन, 270 बिलियन टन। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, बताइए क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर, क्या होगा, 257 बिलियन टन। ठीक है, जो 14-15 में भारत का कुल खाद्यान्न था 257 बिलियन टन। ठीक है, देखिएगा दोस्तों वर्ष 2014-15 में भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन 257 बिलियन था, जबकि 13-14 में कितना था दोस्तों, 13-14 में था भारत में कृषिगत उत्पादन में कुल खाद्यान्न का उत्पादन 215 बिलियन टन था। ठीक है दोस्तों, चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। क्या है दोस्तों, धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है। धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी, यानी कि 1410 प्रति क्विंटल। धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य है 1410 प्रति क्विंटल। ठीक है दोस्तों, देखिएगा धान का समर्थन मूल्य एमएसपी है दोस्तों 14-15 में 2014 और 15 में कितना है दोस्तों, 1360 रुपये प्रति क्विंटल था।
जिसे वर्ष 2015-16 में 1410 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया बढ़ाकर, यानी कि 2015-16 में इसको कर दिया दोस्तों कितना 1410 रुपये प्रति क्विंटल। 1360 रुपये था पहले, कितना था 1360, अब कर दिया दोस्तों 1410। 15-16 में कितना हो गया 1410। दोबारा बता देते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जो धान का समर्थन मूल्य है जो 15-16 में 1410 रुपये प्रति क्विंटल था जो एमएसपी है, और ये दोस्तों 15-16 में 1410 और 14-15 में था 1360 रुपये। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 12। देखिए क्या है, आपूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, यह किसका कथन है? बताइएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? कीन्स, मार्शल, रॉबर्टसन, जेबी से। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जेबी से, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिएगा, पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, यह कथन अर्थशास्त्री जेबी से का है। कीन्स महोदय खुली बाजार प्रतियोगिता तथा मिश्रित अर्थव्यवस्था के जनक। दोस्तों खुली बाजार व्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था के जनक कौन है? बताइएगा। कीन्स महोदय। कीन्स महोदय दोस्तों क्या थे? जो खुली बाजार प्रतियोगिता तथा मिश्रित अर्थव्यवस्था के जनक हैं कीन्स। ठीक है दोस्तों, चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? माई कंट्री माई लाइफ किसकी कथा है? आत्मकथा है? सुमित्रा सेन, राम मनोहर लोहिया, लाल कृष्ण अडवाणी, सुचेता कृपलानी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा बताइएगा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, आपको बता दें, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाल कृष्ण अडवाणी। सी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, लाल कृष्ण अडवाणी। देखिएगा दोस्तों, माई कंट्री माई लाइफ नामक आत्मकथा पूर्व गृह मंत्री। दोस्तों ये लाल कृष्ण अडवाणी क्या थे? पूर्व गृह मंत्री। ठीक है, इनकी है। जबकि एक और दोस्तों पुस्तक बता देते हैं, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। दोस्तों ये किसकी बताइएगा? ये किसकी आत्मकथा है? गांधी जी की। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ ये महात्मा गांधी की आत्मकथा है। और दोस्तों और बता दें हम आपको कुछ और महत्वपूर्ण है, देखिएगा। एग्जाम वॉरियर किसकी दोस्तों? मोदी जी की, नरेंद्र मोदी जी की। बिलीव किसकी आत्मकथा दोस्तों? आत्मकथा है बिलीव, ये सुरेश रैना की दोस्तों, सुरेश रैना। ठीक है दोस्तों, और बता देते हैं दोस्तों, स्ट्रगल है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस। स्ट्रगल किसकी है? सुभाष चंद्र बोस की है। फियरलेस गवर्नेंस। दोस्तों फियरलेस गवर्नेंस किसकी आत्मकथा है? किरण बेदी की। ठीक है दोस्तों, किरण बेदी द्वारा लिखित है फियरनेस गवर्नेंस। ठीक है दोस्तों, चलिएगा अगला प्रश्न है, देखिएगा प्रश्न नंबर 15। देखिएगा क्या है, भारतीय राज्य की कौन सी मुख्यमंत्री अपनी विरोधी पार्टी के अध्यक्ष से विवाहित थी? जयललिता, सुचेता कृपलानी, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी इज द राइट आंसर, सुचेता कृपलानी। ठीक है दोस्तों, देखिएगा भारतीय राज्य के उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री। दोस्तों उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री जो महिला थी वो थी सुचेता कृपलानी, जिन्होंने अपने विरोधी पार्टी के अध्यक्ष से विवाह किया। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों उत्तर प्रदेश की प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री दोस्तों मायावती। कौन है? मायावती। जो प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री बनी थी वो थी मायावती। ठीक है दोस्तों, चलिएगा देखिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। देखिएगा, मैगी नूडल्स जिन्हें हाल ही में भारत में प्रतिबंधित किया है, सर्वप्रथम 1860 के दशक के आसपास कहां प्रचलित किए गए थे? दोस्तों बताइएगा। ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका, चीन, स्विट्जरलैंड। तो दोस्तों बता दें हम, आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, स्विट्जरलैंड। ठीक है दोस्तों, देखिएगा, मैगी नूडल्स जिन्हें हाल ही में शीशे की मात्रा अधिक होने के कारण भारत में प्रतिबंधित किया है, सर्वप्रथम 1860 के दशक में ये स्विट्जरलैंड में प्रचलित हुई। कहां पर हुई? स्विट्जरलैंड में प्रचलित हुई। ठीक है दोस्तों, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 17। क्या है दोस्तों? देखिएगा, भारत की अन्य भाषाओं के जनंथन, वादिया, अदी, जोहर जैसे शिष्टाचार के शब्दों को इनका क्या अर्थ है? यानी कि जगनथंग, गजनथंग, क्या दोस्तों? गजनथंग, वादिया, अदी, जोहर जैसे शिष्टाचार शब्द, इनका क्या अर्थ है? बताइएगा क्या है इनका अर्थ? है दोस्तों धन्यवाद, इनका धन्यवाद। ठीक है, जो शब्द थे इनका अर्थ था धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, देखिएगा, भारत की अन्य भाषाओं के जगनथंग, वादिया और अदी, जोहर जैसे शिष्टाचार के शब्दों का। हेलो दोस्तों, देखिएगा प्रश्न नंबर 18। प्रधानमंत्री द्वारा घोषित निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी 9 मई 2015 को प्रारंभ की गई? दोस्तों यह मिस्टेक है, थोड़ा सा इसको सही कर लीजिएगा, ये नहीं काट दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये काट दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, देखिएगा, प्रधानमंत्री द्वारा घोषित निम्नलिखित योजनाओं में कौन सी 9 मई 2015 को प्रारंभ की गई? बताइएगा दोस्तों, 9 मई 2015 को कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी? तो दोस्तों बताइएगा कौन सी की गई थी? 9 मई 2015 जीवन ज्योति योजना। कौन सी दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ये करी गई थी दोस्तों 9 मई 2015 को शुरू। ठीक है,
9 मई 2015 को शुरू कौन सी योजना की गई थी, बताइएगा, जीवन ज्योति योजना। ठीक है दोस्तों, अगला अगला देखिएगा, इसी में हम बता देते हैं दोस्तों, इनका भी मॉडिफाई करते हैं। देखिएगा, अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना कब शुरू की गई थी, 1 जून 2015। ये दोस्तों कब शुरू की गई थी, 1 जून 2015। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों जीवन सुरक्षा योजना, ये दोस्तों 1 मई 2015। ये दोस्तों जो जीवन सुरक्षा योजना 1 मई 2015। ठीक है, जीवन सुरक्षा योजना कब शुरू की गई, 1 मई 2015। और दोस्तों देखिएगा, प्रधानमंत्री आवास योजना कब शुरू की गई, 25 जून 2015। दोस्तों कब, 25 जून 2015। ठीक है दोस्तों, आपको समझ आ रहा होगा दोस्तों। देखिएगा, दोबारा से बता देते हैं, जो प्रधानमंत्री द्वारा 9 मई 2015 को कौन सी योजना शुरू की गई थी, जीवन ज्योति योजना। कौन सी, जीवन ज्योति योजना। ठीक है, प्रश्न नंबर 18 का आंसर होगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और दोस्तों आगे भी देख लीजिएगा, जो अटल पेंशन योजना है 1 जून 2015 को शुरू की गई थी। जीवन सुरक्षा योजना, जीवन सुरक्षा योजना दोस्तों 1 मई 2015 को शुरू की गई। और दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015। ठीक है दोस्तों, और देखिएगा आगे और भी बता देते हैं हम। देखिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि दोस्तों जो उज्ज्वला योजना थी, जो उज्ज्वला योजना, दोस्तों उज्ज्वला योजना थी, वो एलपीजी गैस कनेक्शन से संबंधित थी दोस्तों। ये दोस्तों 1 मई 2016 को शुरू की गई थी। 1 मई 2016 जो उज्ज्वला योजना थी वो 1 मई 2016 को शुरू की गई। और दोस्तों यह उज्ज्वला योजना किससे संबंधित थी, एलपीजी गैस कनेक्शन से, एलपीजी गैस कनेक्शन से। ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों देखिए, उज्ज्वला 2.0, दूसरी भी उज्ज्वला दोस्तों उज्ज्वला 2.0 दूसरी जो योजना थी, यानी कि इसी की उज्ज्वला योजना 2.0 दोस्तों, यह उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से शुरू की गई थी। और दोस्तों कब करी गई थी, बताइएगा, इसका शुभारंभ कब किया, जो उज्ज्वला 2.0 महोबा उत्तर प्रदेश से शुरू की गई 10 अगस्त 2021। कब दोस्तों, 10 अगस्त 2021। कब दोस्तों, देखिएगा कब करी गई थी, देखो दोस्तों 2.0 की 10 अगस्त 2021। ठीक है दोस्तों। उज्ज्वला योजना जो पहली योजना थी, प्रथम उज्ज्वला योजना एलपीजी 1 मई 2016 को शुरू की गई। 2.0 10 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से शुरू की गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिएगा देखिएगा अगला प्रश्न। देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 19, इनमें से किस प्रतिभाशाली खिलाड़ी को अगस्त 2015 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है, बताइएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइएगा जल्दी से। सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल, विराट कोहली, महेंद्र धोनी। बताइएगा दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों आपको बता दें, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सानिया मिर्जा। ठीक है दोस्तों, देखिएगा टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा, जो सानिया मिर्जा थी, ये किससे संबंधित थी, किस खेल से संबंधित, टेनिस, इनका खेल था टेनिस। ठीक है दोस्तों, जो अगस्त 2015 में राजीव गांधी खेल रत्न प्राप्त हुआ है, 2015 अगस्त में राजीव गांधी खेल रत्न प्राप्त हुआ या सम्मानित की गई। जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था 2015 में, वो सानिया मिर्जा को सम्मानित किया गया। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत दोस्तों देखिएगा, राजीव गांधी खेल रत्न की शुरुआत कब करी गई थी, 1991 1992। ठीक है दोस्तों, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1991 से 1992 में की गई थी। यह देश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है दोस्तों, यह देश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। ठीक है दोस्तों, देखिएगा देखिएगा दोस्तों, आपको क्लास पसंद आ रही हो दोस्तों तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिए। प्रश्न नंबर 20 क्या है दोस्तों, देखिएगा, भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान से हाजीपीर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई, बताइएगा दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 1965 को। ठीक है दोस्तों, देखिएगा, भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान से हाजीपीर की लड़ाई
दोस्तों पाकिस्तान से हाजी पीर की लड़ाई कब लड़ी गई? 1965 ईस्वी को। ठीक है, जबकि कारगिल की लड़ाई कब लड़ी गई? 1999 में दोस्तों, कारगिल। ठीक है दोस्तों, पाकिस्तान से 1999 में कारगिल की लड़ाई लड़ी गई थी। इन दोनों युद्धों में पाकिस्तान की सेना को मुखी खानी पड़ी दोस्तों। ये क्या होगा? एक मुहावरा, यानी कि मुखी खानी पड़ी, हार का सामना करना पड़ा। पाकिस्तानी सेना ये युद्ध हार गई। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 21। नागार्जुन कौन थे? बताइएगा, नागार्जुन कौन थे दोस्तों? एक यूनानी शासक, एक वैदिक ऋषि, एक जैन भिक्षुक, एक बौद्धिक दार्शनिक। तो दोस्तों बता दें आपको, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक बौद्धिक दार्शनिक। ठीक है दोस्तों, नागार्जुन कौन थे? एक बौद्धिक दार्शनिक। ठीक है दोस्तों, देखिएगा, नागार्जुन एक बौद्धिक दार्शनिक थे। इन्हें शून्यवाद यानी माध्यमिका का प्रवर्तक कहा जाता है, जबकि विज्ञानवाद के प्रवर्तक मैत्रेयनाथ थे। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? बताइएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह, जफर। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो अनपढ़ बादशाह था, जो अनपढ़ सम्राट था, वो था दोस्तों अकबर। ठीक है दोस्तों, और देखिएगा जो अकबर, हुमायूं, दोस्तों अकबर था अनपढ़, और दोस्तों देखिएगा बाकी के बाबर, हुमायूं, जहांगीर और शाहजहां शिक्षित मुगल बादशाह से। शाहजहां, ठीक है, ये सारे पढ़े लिखे थे, लेकिन जो अकबर था वो अनपढ़ थे। उल्लेखनीय है कि मनसबदारी प्रथा का जनक, दोस्तों एक देखिएगा, मनसबदारी जो प्रथा थी उसके जनक कहे जाते हैं अकबर। मनसबदारी प्रथा के जनक कहे जाते हैं अकबर। ठीक है दोस्तों, चलिएगा हम तुम्हें और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता देते हैं दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, देखिएगा अकबर द्वारा किए गए सुधार कार्य। दोस्तों अकबर द्वारा, देखिएगा अकबर द्वारा किए गए सुधार कार्य। ठीक है दोस्तों, अकबर ने कौन कौन से सुधार कार्य किए? देखिएगा, हम बता दें आपको, दास प्रथा का अंत दोस्तों, और दास प्रथा का अंत किया था देखिएगा 1562 ईस्वी में। और दोस्तों देखिएगा तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया, जो तीर्थ यात्रा कर था उसको समाप्त कर दिया गया 1963 में। ठीक है, और दोस्तों देखिएगा कौन कौन से सुधार कार्य किए? जजिया कर समाप्त कर दिया, जजिया कर दोस्तों कब समाप्त करा था? 1564 में। ठीक है, 1564 में। और दोस्तों इबादत खाने की स्थापना करी थी 1575 में। फतेहपुर सीकरी स्थापना 1571 में। दीन इलाही धर्म की स्थापना दोस्तों 1582, दीन इलाही धर्म। ठीक है दोस्तों, ये अकबर के सुधार कार्य थे। दोबारा दोस्तों रिवीजन करा देते हैं जल्दी से। देखिएगा, अकबर द्वारा किए गए सुधार कार्य कौन कौन से हैं? दास प्रथा का अंत कब करा था? 1562 ईस्वी में। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति दोस्तों 1563 ईस्वी में। जजिया कर की समाप्ति दोस्तों 1564 ईस्वी में। इबादत खाने की स्थापना दोस्तों 1575 ईस्वी में। फतेहपुर सीकरी की स्थापना दोस्तों 1571 ईस्वी में। दीन इलाही धर्म की स्थापना दोस्तों 1582 ईस्वी में। और दोस्तों जो फतेहपुर सीकरी में जो बुलंद दरवाजा है दोस्तों, उसकी स्थापना भी 1582 ईस्वी में करी थी, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। ठीक है दोस्तों, ये अकबर द्वारा किए गए सुधार कार्य थे। ठीक है, चलिएगा दोस्तों, देखिए चलिएगा अगला प्रश्न है दोस्तों, बता देते हैं हम आपको अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। कुछ वर्ष पहले किस एशियाई देश ने अपना राष्ट्रगान बदल दिया? देखिएगा दोस्तों, कुछ समय पहले किस देश ने अपना राष्ट्रीय गान बदल दिया? बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, मालदीव। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइएगा, जल्दी से कमेंट करिएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों नेपाल, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, एशियाई देश नेपाल ने अपना राष्ट्रीय गान को कुछ वर्ष पहले बदल दिया है। उल्लेखनीय है कि हाल ही में नेपाल ने अपना नया संविधान निर्माण किया है। अब नेपाल हिंदू राष्ट्र न रहकर दोस्तों कैसा राष्ट्र बन गया है? धर्मनिरपेक्ष। जो नेपाल भी है धर्मनिरपेक्ष। ठीक है दोस्तों, नेपाल भी अब हिंदू राष्ट्र ना रहकर ये बन गया है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, जैसे कि हमारा भारत भी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यानी कि सभी धर्मों को बराबर मान्यता है और इस विशेष प्रकार से किसी भी धर्म को मान्यता नहीं है, सब धर्म बराबर हैं। ठीक है दोस्तों, चलिएगा अगला प्रश्न है, देखिएगा अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, प्रश्न नंबर 24। देखिएगा, ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क जिसे अब जंग आज़ादी पार्क नाम दिया गया। क्या दोस्तों? ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क जिसे अब क्या जंग आज़ादी पार्क नाम दिया गया है, कहाँ पर है दोस्तों? बताइएगा। ये अमृतसर, इलाहाबाद, झांसी, मेरठ,
कहाँ पे दोस्तों बताइएगा, ये दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, मेरठ। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो गया मेरठ। चलिएगा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है, जिसे अब जंगे आजादी पार्क नाम दिया गया। ठीक है, जबकि कंपनी बाग, जो दोस्तों कंपनी बाग और दोस्तों चंद्रशेखर आजाद पार्क उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित हैं। ये दोनों दोस्तों कहां पर स्थित हैं, इलाहाबाद में। ठीक है दोस्तों, चलिएगा देखिएगा, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। देखिएगा प्रश्न नंबर 25 क्या है, जो कांच के गिलास एक दूसरे से चिपक जाते हैं उन्हें कैसे अलग किया जाता है, यानी एक के अंदर दूसरा, या जैसे दोस्तों गिलास कभी कभी फंस जाते हैं, चिपक जाते हैं। ठीक है, उन्हें अलग कैसे किया जाता है, अंदरूनी गिलास में गर्म पानी डालकर, गिलासों को शीतल जल में डालकर, बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालकर, जोरों से पीटकर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो गया, देखिएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जो बाहरी गिलास को गर्म पानी में डाल देंगे तो वो गिलास अलग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालकर हम उसे अलग कर सकते हैं। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दो कांच के गिलास एक दूसरे से चिपक जाते हैं तो उन्हें निकालने के लिए बाहरी गिलास को गर्म पानी में डाल देना चाहिए। ठीक है, जो बाहरी गिलास को गर्म पानी में डाल देना चाहिए, जिससे क्या होता है दोस्तों, उनका निर्वात समाप्त हो जाता है, जो उनके बीच में निर्वात था वो समाप्त हो जाएगा और गिलास अलग अलग हो जाएंगे। चलिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर किस किले में मिला था, जो थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था, बताइएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर आगरा, इलाहाबाद, झांसी, अजमेर। तो दोस्तों बता दें आपको, इसका राइट आंसर हो गया अजमेर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से अजमेर के किले में कहाँ पे मिला था, जो थॉमस रो था मुगल सम्राट जहांगीर से अजमेर के किले में मिला था। थॉमस रो 1665 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। जो दोस्तों थॉमस रो था जो 1615 में कहां पर आया था, जहांगीर के दरबार में। ठीक है, जहांगीर के दरबार में आया था, जबकि कैप्टन हॉकिंस दोस्तों 1609 कितने में 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। ठीक है, थॉमस रो आया था 1615 में, कैप्टन हॉकिंस आया था दोस्तों 1609 ईस्वी में। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 27 क्या है दोस्तों, देखिएगा प्रश्न नंबर 27, किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है, कनाडा, रूस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है। और दोस्तों देखिएगा, जो जबकि दूसरा स्थान किसका है, ये तो फर्स्ट तो ऑस्ट्रेलिया में है, और दोस्तों दूसरा स्थान किसका है बताइएगा, दूसरा स्थान है दोस्तों किसका है, कनाडा का, यानी कि दूसरा स्थान हो गया कनाडा का, पहला स्थान हो गया दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, देखिएगा, और दोस्तों आपको बता दें प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक भंडार, जो प्राकृतिक गैस है, देखिएगा प्राकृतिक गैस, तो प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक भंडार कहां पे दोस्तों, रूस में। ठीक है, रूस में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, और दोस्तों प्राकृतिक तेल का सर्वाधिक प्रमाणित भंडार, प्राकृतिक तेल दोस्तों प्राकृतिक तेल का सर्वाधिक प्रमाणिक भंडार कहां पे है, वेनेजुला। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, दोबारा से आपको बता दें, प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक भंडार रूस में है, प्राकृतिक तेल का सर्वाधिक भंडार कहां पर है, वेनेजुला में। ठीक है दोस्तों, चलिएगा हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। देखिएगा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना में नहीं मिलती है, केन, सोन, बेतवा, चंबल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताइएगा क्या है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सोन नदी है जो ये कहां पे है, यमुना में नहीं मिलती दोस्तों, केन मिलती है, बेतवा, चंबल। और दोस्तों इनको भी यहाँ एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है, यमुना नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं, केन, बेतवा, चंबल। ठीक है दोस्तों, यमुना नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं, केन, बेतवा, चंबल। देखो केन, बेतवा, चंबल नदी का विलय यमुना में हुआ है, जबकि सोन नदी पटना के समीप, जो सोन नदी है दोस्तों ये पटना के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, इसका उद्गम स्थल अमरकंटक नामक स्थान से होता है। जो दोस्तों सोन नदी है, इसका जो उद्गम स्थल है अमरकंटक नामक स्थान से, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है दोस्तों, यमुना नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं, केन, बेतवा, चंबल। और यमुना नदी में नहीं मिलती है सोन नदी, यमुना नदी में सोन नदी नहीं मिलती है। सोन नदी दोस्तों गंगा नदी में मिलती है, कहां पर मिलती है, पटना में। और सोन नदी का उद्गम स्थल है दोस्तों अमरकंटक स्थान। ठीक है दोस्तों, और देखिएगा दोस्तों आपको और महत्वपूर्ण प्रश्न हम बता देते हैं। देखिएगा दोस्तों आपको और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बता देते हैं कि देखिएगा प्रश्न नंबर 29। देखिएगा क्या है, गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है, बताइएगा दोस्तों, गंडक सिंचाई परियोजना
किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो गया उत्तर प्रदेश बिहार, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, उत्तर प्रदेश एवं बिहार। दोस्तों देखिएगा, गंडक सिंचाई परियोजना उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य की संयुक्त परियोजना है। इसका उद्देश्य सिंचाई एवं जल विद्युत उत्पादन है। यह परियोजना गंडक नदी पर स्थित है। यह परियोजना किस नदी पर है? गंडक नदी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, और गंडक नदी का उद्गम स्थल, जो गंडक नदी का उद्गम स्थल दोस्तों कहाँ पर है? नेपाल। ठीक है दोस्तों, नेपाल। दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको क्लास पसंद आ रही होगी, आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों हमारे चैनल शिक्षा 24/7 को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और दोस्तों एक कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी है। ठीक है, और हम आगे भी इसी तरह से क्लास लाते रहें। ठीक है दोस्तों, चलिएगा ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, देखिएगा प्रश्न नंबर 30। क्या है दोस्तों प्रश्न नंबर 30? इनमें से किसने भूमि मापन की व्यवस्था प्रारंभ की? बहादुर शाह, शेरशाह, शाहजहां, अकबर। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर बताइएगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, शेरशाह। जो भूमि मापन की व्यवस्था करी थी वो दोस्तों शेरशाह ने की थी। ठीक है दोस्तों, किसने की थी? शेरशाह ने। चलिएगा दोस्तों, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, शेरशाह सूरी ने भूमि मापन की व्यवस्था प्रारंभ की थी। इसने भूमि की मापन के लिए गजे सिकंदरी एवं सन की डंडी का प्रयोग करवाया था। दोस्तों जो भूमि का मापन व्यवस्था करी थी शेरशाह सूरी ने, और इसने भूमि की माप के लिए भूमि की माप के लिए दोस्तों गजे सिकंदरी एवं सन की डंडी का प्रयोग करवाया था। ठीक है दोस्तों, चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। देखिएगा प्रश्न नंबर 31 क्या है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, शहद का प्रमुख घटक क्या है? शहद का प्रमुख घटक क्या है दोस्तों? गैलेक्टोज, स्यूक्रोज, माल्टोज, फ्रक्टोज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, फ्रक्टोज। देखिएगा दोस्तों ध्यान दीजिएगा, शहद एक प्राकृतिक औषधि है। जो शहद है वो क्या है? प्राकृतिक औषधि। क्या है दोस्तों? प्राकृतिक औषधि। प्राकृतिक क्या है दोस्तों? औषधि, जिसमें पर्याप्त मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। शहद का प्रमुख घटक फ्रक्टोज, शर्करा आदि है। क्या है? फ्रक्टोज और शर्करा। फ्रक्टोज और शर्करा। दोस्तों इसमें कार्बोहाइड्रेट, मिनरल और न्यूट्रिशन पर्याप्त मात्रा में होते हैं। क्या दोस्तों इसमें पर्याप्त मात्रा में क्या क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, मिनरल और न्यूट्रिशन आदि पर्याप्त मात्रा में होते हैं। चलिएगा दोस्तों अगला प्रश्न है, देखिएगा प्रश्न नंबर 32 क्या है? इनमें से कौन भूटान का वर्तमान राजा है? जिग्मे उंगयन वांगचुक, जिग्मे खेर, नामग्याल वांगचुक, जिग्मे सिंगे वांगचुक, जिग्मे दोरजी वांगचुक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जिग्मे खेर नामग्याल वांगचुक। ठीक है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जिग्मे खेर नामग्याल वांगचुक वर्तमान में भूटान के राजा हैं। विदित है कि वर्ष 2013 में गणतंत्र दिवस 2026 जनवरी समारोह के मुख्य अतिथि भूटान के वांगचुक थी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिएगा प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 क्या कह रहा है? देखिएगा, मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ है। दोस्तों बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों बता दें, इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। ठीक है दोस्तों, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय कैवल्य है, जिसका अर्थ इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना है। इसे हिंदू धर्म में मोक्ष कहते हैं, जबकि दोस्तों बौद्ध धर्म में इसका क्या अर्थ होता है? निर्वाण, यानी कि हिंदू धर्म में इसको मोक्ष कहते हैं, जबकि बौद्ध धर्म में निर्वाण कहते हैं, जो इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा अगला प्रश्न है 34। देखिएगा क्या है 34, बताइएगा विटामिन शब्द का जनक कौन है? दोस्तों विटामिन शब्द का जनक है दोस्तों कामिर फंक, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिएगा दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जैसा कि हम आपको बता दें कि विटामिन शब्द के जनक सी फंक नाम जीव वैज्ञानिक हैं। विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलती है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। देखिएगा क्या है, इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की? फैजी, अबुल फजल, बदायूनी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बदायूनी। दोस्तों बदायूं ने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की। देखो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन इलाही धर्म, दोस्तों 1582 में कौन सा धर्म चलाया था? दीन इलाही। ठीक है दोस्तों, अकबर ने दीन इलाही धर्म चलाया। ठीक है, देखिएगा दीन इलाही धर्म के समर्थक फैजी और अबुल फजल थे, जबकि बदायूं
बदायूंनी इस धार्मिक नीति के आलोचक थे। ठीक है दोस्तों, चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36 देखिएगा। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर स्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर है? हम्पी, भद्राचलम, श्रीकालाहस्ती, तिरुपति। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है, आपको बता दें, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर है दोस्तों हम्पी कर्नाटका, हम्पी कर्नाटक। ठीक है दोस्तों, कहां पर है? हम्पी कर्नाटक में। और दोस्तों देखिएगा बृहदेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर दोस्तों जो बृहदेश्वर का मंदिर है वो कहां पर है दोस्तों? तंजौर, तंजौर। ठीक है दोस्तों, तंजौर में। इसका निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? राजेंद्र प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था, राजेंद्र फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, राजेंद्र फर्स्ट ने। और कहां पे करवाया? गंगैकोंड चोलमपुरम में करवाया। ठीक है दोस्तों, चलिएगा अगला प्रश्न है, देखिएगा प्रश्न नंबर 37 देखिएगा। प्रश्न नंबर 37 क्या है? सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया? अधिराज, राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रथम। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण जो दोस्तों कौन है? चोल झील का निर्माण करवाया दोस्तों चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने। ठीक है, विदित है कि चोल गंगम नामक तालाब का निर्माण भी राजेंद्र प्रथम ने करवाया। ठीक है दोस्तों, चलिएगा अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिएगा प्रश्न नंबर 38। दोस्तों आपको क्लास पसंद आई होगी तो दोस्तों यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ठीक है दोस्तों, और एक लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। ठीक है दोस्तों, इससे क्या होता है? हमें मोटिवेशन मिलता है और दोस्तों हम प्रेरित होते हैं कि आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट लेके आएँ और आपकी तैयारी को जबरदस्त तरीके से लक्ष्य की ओर ले जाएँ। ठीक है दोस्तों, देखिएगा रियो ओलंपिक खेल 2016 में भाग लेने वाला खेल में सबसे नया देश कौन सा है? अफगानिस्तान, साउथ सूडान, ग्रेनाडा, जंजीबार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, साउथ सूडान। देखिएगा रियो ओलंपिक खेल में भाग लेने वाला नया देश था दक्षिण सूडान। क्या है? दक्षिण सूडान। ध्यान रहे कि रियो ओलंपिक 2016 जो 2016 रियो ओलंपिक था दोस्तों, इसका कौन सा संस्करण था? 31वां संस्करण। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ पर हुआ था बताइएगा? ये ओलंपिक ब्राजील देश के रियो डी जेनेरियो शहर में संपन्न हुआ, ब्राजील के। ठीक है, ब्राजील के कहां पर हुआ था? री डी जेनेरियो शहर में। ठीक है दोस्तों, चलिएगा अगला प्रश्न है, देखिएगा प्रश्न नंबर 39। क्या है दोस्तों? प्रश्न नंबर 39, स्वच्छ भारत अभियान जिसमें आम सफाई के साथ बड़ी संख्या में शौचालयों का निर्माण होना है का शुभारंभ किया गया दोस्तों, कब करा था दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 2 अक्टूबर 2014। 2 अक्टूबर 2014 को शुरुआत की गई। ठीक है, शुभारंभ कब करा था? 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जैसा कि स्वच्छ भारत अभियान जिसमें आम सफाई के साथ बड़ी संख्या में शौचालय का निर्माण होता है, ठीक है, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा यानी कि गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर 2014 को इसका शुभारंभ किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। देखिएगा दोस्तों, आज का ये अंतिम प्रश्न है। जीरो डिफेक्ट व जीरो इफेक्ट किसके महत्वपूर्ण रूप से जुड़े हुए संदर्भ हैं? डिजिटल इंडिया मिशन, मेक इन इंडिया मिशन, स्किल इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, मेक इन इंडिया मिशन। मेक इन इंडिया मिशन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिएगा जीरो डिफेक्ट एवं जीरो इफेक्ट मेक इन इंडिया मिशन के महत्वपूर्ण रूप से जुड़े हुए हैं। दातव्य है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर कब करी? 25 सितंबर 2014। ठीक है, 2014 को शुरुआत की थी। ठीक है दोस्तों, जो मेक इन इंडिया की शुरुआत है कब करी थी? 25 सितंबर 2014 को नरेंद्र मोदी द्वारा। ठीक है दोस्तों, देखिएगा आज हमने चकबंदी लेखपाल भर्ती परीक्षा 2015 में जो प्रथम पाली का पेपर था दोस्तों, हमने सॉल्यूशन कर लिया है। सामान्य जानकारी से 40 प्रश्न पूछे गए थे दोस्तों, आपको समझ आए होंगे सारे प्रश्न और आपने ध्यान से देखा भी होगा कि हमने किस तरीके से प्रत्येक प्रश्न को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है और प्रत्येक प्रश्न का पोस्टमार्टम करने की कोशिश की है। यानी कि हमारी यही आशा है कि हम अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करवा सकें और उन्हें याद दिला सकें, यानी कि उनको उनके माइंड में सेट कर सकें। ठीक है दोस्तों, चलिएगा देखिएगा, आपका अपना परिवार शिक्षा 24/7, आपका अपना परिवार शिक्षा 24/7
24/7 दोस्तों इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, इसी तरह के रोमांचक और मजेदार क्लास हम आप तक लाते रहेंगे और दोस्तों इससे आपको आसानी से क्लास मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डलवा देंगे और दोस्तों इस टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिएगा। इससे दोस्तों आपको क्या होगा, देखिएगा हम आपको बता देते हैं, जो इस क्लास की जो पीडीएफ है, जो सारे क्वेश्चंस हैं, आपको दोस्तों इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और दोस्तों इसमें आपकी सुविधा के अनुसार हमने एक प्रैक्टिस सेट के रूप में भी इसको डिजाइन किया है और दोस्तों इसमें क्या है कि हमने क्वेश्चंस के आंसर भी डाल दिए हैं, जिससे कि दोस्तों आपको बहुत ही फायदा मिलेगा, आपकी तैयारी को अंतिम रूप में एकदम गति प्रदान करेगा। देखिएगा दोस्तों इसने उत्तरमाला, ये दोस्तों हमने इसमें क्वेश्चन डाले हैं, आपकी सुविधा को देखते हुए इसको आप प्राप्त कर लीजिएगा पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल से। इसमें दोस्तों हमने प्रश्न आंसर डाल दिए हैं, चालू जो प्रश्न पूछे गए थे लेखपाल भर्ती परीक्षा में, हमने इसको पूरा कवर करा है। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा अपने इसको जाते जाते दोस्तों जरूर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ चर्चा करिए कि शिक्षा 24/7 एक बहुत ही बेहतरीन संस्थान है जो दोस्तों बहुत ही अच्छा कंटेंट प्रदान कराता है। ठीक है दोस्तों, हम सरस्वती माँ से यही आशा करते हैं कि अपने विद्यार्थियों के लिए, अपने साथियों के लिए अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकें हर एक क्वेश्चन को और उनके माइंड में ऐसे सेट कर दें कि उन्हें दोबारा किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़े, यानी एक ही बार में याद हो जाए। ठीक है दोस्तों, सरस्वती माँ की कृपा पर बनी रहे और अपनी सफलता को जल्द से जल्द प्राप्त करें, अपने माँ बाप का सपना पूरा करें, ठीक है, और अपने समाज और देश के लिए कुछ कर पाएं और अपनी भूमिका निभाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है दोस्तों, और जाते जाते दोस्तों अपने शिक्षा 24/7 को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।